दूसरी संधि है हमारी व्यंजन संधि। तो व्यंजन संधि की परिभाषा होती है किसी व्यंजन के बाद किसी स्वर अथवा व्यंजन के आने पर उनमें जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहा जाता है। व्यंजन संधि का एग्जाम्पल व्यंजन प्लस स्वर, शब्द का आखिरी वर्ण व्यंजन और दूसरे शब्द का शुरुआती वर्ण स्वर होगा तो वह भी व्यंजन होगा। अगला व्यंजन प्लस व्यंजन, अगर शब्द का आखिरी वर्ण हमारा व्यंजन होगा और शब्द का शुरुआती व्यंजन होगा तो वह व्यंजन संधि। व्यंजन संधि स्वर देखिए दिक धन अंबर दिगंबर। अगला सत धन आचार बराबर सदाचार। व्यंजन प्लस व्यंजन देखिए सत धन गति बराबर सदगति। व्यंजन प्लस व्यंजन में ही सम प्लस कल्प इक्वल टू संकल्प। अगला जगत धन ईश बराबर जगदीश। स्व धन छंद बराबर स्वच्छंद। तो ये हमारे व्यंजन संधि के कुछ एग्जाम्पल थे। तो आइए अब हम बात करते हैं इनमें लगने वाले नियम की। तो व्यंजन संधि के नियमों की बात करें तो इसमें व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने पर वह व्यंजन संधि हो जाएगी। पहला वर्ग के पहले वर्ण के तीसरे वर्ण में परिवर्तन, अर्थात जब वर्ण के पहले वर्ण के बाद तीसरा या चौथा वर्ण आता है तो वर्ग का पहला वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। तो देखिए सत धन गुण सद्गुण तौ का दौ। सट धन दर्शन सट दर्शन टौ का डौ। दिक धन गज दिग्गज कौ का गौ। तो ये इसका पहला नियम था। अब हम इसके दूसरे नियम की बात करते हैं। क चौ टौ के बाद य र व वर्ग, अर्थात यदि वर्ग के प्रथम वर्ण क चौ टौ प के बाद य र व हो तो वर्ग का प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। इनके एग्जाम्पल देखिए अब उत धन योग बराबर उत योग। सत धनवंश बराबर सदवंश। तो ये है इसका दूसरा नियम। अब हम इसके तीसरे नियम की बात करते हैं। तो इसका जो तीसरा नियम है वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें में परिवर्तन, अर्थात यदि किसी वर्ग का पहले वर्ण का मेल जब पांचवें वर्ण से होता है तो वर्ग का पहला वर्ण अपने ही वर्ग के पांचवें वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे क वर्ग का पांचवा वर्ण है ण, चौ वर्ग का पांचवा वर्ण है यो, टौ वर्ग का पांचवा वर्ण है ण, पौ वर्ग का पांचवा वर्ण है म और तौ वर्ग का पांचवा वर्ण है नौ। अब इसके एग्जाम्पल देखिए। पहला है वाक धनमयी वाणमयी। दूसरा जगत धननाथ जगन्नाथ। तो ये इसका तीसरा नियम है। तो अब हम बात करते हैं इसके चौथे नियम की, छ संबंधी नियम। तो जो छ संबंधी नियम होता है किसी ह्रस्व स्वर के बाद अ ई उ री या आ के मेल अगर छ से होता है तो छ से पहले चौ हो जाता है। जैसे वि धन छेद बराबर विच्छेद। वृक्ष धन छाया बराबर वृक्ष छाया। परि धन छेद बराबर परिच्छेद। अब बात करते हैं इसके पांचवें नियम की। पांचवें नियम त संबंधी नियम। इस नियम के अनुसार त के बाद चौ और छ आने पर त का चौ हो जाता है। जैसे सत धन छात्र बराबर सच्छात्र। जगत धन छाया बराबर जगत छाया। अब बात करते हैं इसके छठे नियम की। तो व्यंजन संधि का जो छठा नियम होता है त के बाद ज झ आने पर त का ज हो जाना। ऐसे जगत धन जननी बराबर जग जननी। अगला सत धन जन बराबर सज्जन। तो अब इसके सातवें नियम की बात करेंगे। त के बाद ट आने पर त का ट हो जाना। तत् धन टीका। इसका अगला नियम है त के बाद ट आने पर ट यंत हो जाना। तो जैसे उत
श्वास। उत धन श्रृंखला बराबर उच्च श्रृंखला। सत धन शास्त्र बराबर सच्छास्त्र। तो ये थे हमारे व्यंजन संधि के कुछ नियम। तो अब हम आगे बात करेंगे तीसरी संधि विसर्ग संधि के बारे में। तो जो हमारी तीसरी विसर्ग संधि की परिभाषा होती है, विसर्ग के बाद किसी स्वर अथवा व्यंजन के आने के कारण विसर्ग में जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहा जाता है। जैसे निह धन कपट निस धन हर बराबर मनोहर। निह धन आशा बराबर निराशा। तो अब बात करेंगे इसके नियम की। तो इसका पहला नियम है विसर्ग के पहले अ का होना। यदि विसर्ग के पहले भी अ हो और बाद में भी अ हो तो विसर्ग का ओ हो जाता है। तो इसका उदाहरण देखिए, मनः धन अनुकूल बराबर मनुकूल। अब इसके दूसरे नियम की बात करते हैं। विसर्ग के बाद वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण भी ओ हो जाता है। जैसे उदाहरण देखिए, ओ होना इसका यशः धन गान बराबर यशोगान। मनः धन नयन बराबर मनोनयन। तीसरा नियम है विसर्ग के बाद य, व, र, ल, ह हो तो उसका भी ओ हो जाता है। जैसे उदाहरण देखिए, मनः धन रथ बराबर मनोरथ। तो अब देखते हैं इसका अगला नियम क्या है। तो इसका अगला नियम है कि विसर्ग के बाद और स्वर आए तो विसर्ग का लोप हो जाता है, मतलब कि विसर्ग गायब हो जाता है। जैसे इसका उदाहरण है अतः धन एव बराबर अतएव। अगला नियम है विसर्ग